हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। 21 फरवरी को आप इतिहास का पेपर देने जा रहे हैं। कुछ भी तैयार नहीं है, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। इस मॉडल पेपर को आप तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। मैं सरल आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ। कैसे पूरा पेपर आप हल करेंगे वो भी आपको बताएंगे। पेपर में कुछ नहीं आएगा तो कैसे आप आंसर बना कर लिखेंगे, सब कुछ A to Z इस वीडियो में जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले आप हुबहू पेपर ऐसे देख लीजिए, आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ऊपर यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा रहेगा, आप अपना वहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। जब जो कक्ष निरीक्षक होंगे आपके कमरे में वो आके यहाँ पे चेक करेंगे, साइन कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप पेपर में देख पाएंगे नीचे कुछ निर्देश दिया रहेगा। निर्देश में आप यहाँ पे देख पाएंगे 5 खंड आपको देखने को मिलेगा। इसमें से 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा जो खंड का होगा, और फिर 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। 3 आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे एक ऐतिहासिक क्वेश्चन रहेगा जिसमें 10 आपके खंड रहेंगे, ठीक है। और फिर एक मानचित्र संबंधित प्रश्न आपका रहता है। सही तरीके से मानचित्र कैसे भरेंगे वो भी आपको बताएंगे। नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, वो ट्रिक वो जुगाड़ आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक नया पैटर्न है, एक नए पेपर के आधार पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हुबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा कि नया पैटर्न के आधार पर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी इसको मिलान करिए और मिलान करके बताइए कि कौन किस में मैच कर रहा है। और फिर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका उत्तर जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे अगर इसमें से कोई एक मिल गया है ना, कोई एक मिल गया तो आपका काम लगभग हो जाएगा। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसमें आपका मिलेगा, ये जो थे ये भारतीय पुरातत्व के जनक थे, तो इसमें ये दूसरे वाले में मिल जाएगा, यानी यहाँ पे ए का जो है ये दूसरा वाला सही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको पहला वाला मिल गया तो यहाँ पे नीचे आइए और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि जो है पहले का जो है यानी ए का दूसरा ऑप्शन कहाँ पे सही दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में सही दिख रहा है और कहीं तो सही नहीं है। इसका मतलब पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, चारों खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखेगा इसमें से चारों में से पहले कोई एक मिला लीजिए। अगर आपका मिल गया इसमें तो काम ओके है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसमें देख के ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कथन दिया है और कारण दिया है, और आपको इसमें पढ़ के बताना कि कौन सा सही है। जो सही रहेगा उसमें से आपको टिक करना होगा ऑप्शन में। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंपटीशन टाइप के जो क्वेश्चन है अब आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कथन कह रहा है कि हड़प्पा निवासियों को सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। सुदूर का मतलब दूर क्षेत्रों से संपर्क था, क्या ये बात सत्य है? अगर ये सत्य है तो इसका मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दीजिए बीच में, इसलिए, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिक पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर कथन निष्कर्ष कोई भी क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, तो अगर पहला वाला सही है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बीच में इसलिए, ठीक है। एक अपने दिमाग में एक आइडिया बना लेंगे कि हड़प्पा निवासियों का जो है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था इसलिए, ठीक है। इसलिए पुरातात्विक खोज, अब कारण पढ़ेंगे इसमें, इसलिए पुरातात्विक खोजों में मेसोपोटामिया क्षेत्रों की हड़प्पाई मोहरे बाट पासे जो है मनके प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब दोनों सेंटेंस आपका सही है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे दोनों ए और बी दोनों सही है, ये दोनों सही है। बी जो है यानी बी मतलब कारण जो है वो ए की व्याख्या करता है, बिल्कुल ये सही है। तो इसमें आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है टिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलिगार्की जो है इसका आशय क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओलिगार्की का मतलब होता है समूह शासन, ठीक है। इसका मतलब होता है समूह शासन, यानी जो शासन समूह में की जाती है वो आपका यहाँ पे ओलिगार्की हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है जहाँ सत्ता पुरुषों के समूह में होती है, या जहाँ सत्ता की संपूर्ण शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित होती है, या फिर जो है यहाँ पे जहाँ शासन की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। तो अगला है यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे इस प्रकार से अब आपको ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पे कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है,
जो है पहला और तीसरा सही है, केवल फर्स्ट सही है। उसमें डी वाला आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो ओलिगार्की है, ओलिगार्की में लिख सकते हैं कि इसमें जहाँ पुरुषों की जो है सत्ता होती है, इनके समूहों की सत्ता होती है, उसी को जो है ओलिगार्की नाम से जाना जाता है। ये रोमन गणराज्य में होता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब इसकी बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिहला के लेखक कौन है? तो रिहला के लेखक जो है आपके यहाँ पे इब्न बतूता हो जाएगा। इसमें राइट आंसर रिहला के लेखक हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन में अंडाल थी, तो अंडाल क्या थी ये आपको बताना है। एक अलवार स्त्री भक्त थी, या फिर एक नैनार स्त्री भक्त थी, या फिर स्वयं विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम की भावना छंदों में व्यक्त करती थी। इन्होंने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से कंपटीशन वाले देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में आपको टिक करना हो कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको बताना कि भक्ति आंदोलन में अंडाल क्या थी। तो उसको थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, जो अलवार संत हैं, ठीक है, ये अलवार संत विष्णु की उपासना करते हैं। ठीक है, किसकी उपासना करते हैं? विष्णु की उपासना करते हैं। तो उसमें जो है पहला और तीसरा आपका सही है। पहला और तीसरा, यानी पहला वाला इसमें ये सही है और तीसरा सही है। तो अलवार जो संत हैं विष्णु की उपासना करते हैं, तो उसमें विष्णु शब्द है, ये अलवार संत। इस प्रकार से पहला और तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे छठवां क्वेश्चन लिखा है कि हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरास्थल में कब घोषित किया था? तो यहाँ पे 1986, 1995, 1990 या फिर 1999। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 1986। ठीक है, 1986 में जो है हम्पी को यूनेस्को जो है इसमें विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लिंगायत समुदाय से संबंधित नहीं है? उससे पूछा है, लिंगायत से संबंधित नहीं है। तो आपका यहाँ पे जवाब क्या होगा? इस समुदाय का उद्भव कर्नाटक में हुआ है। इस समुदाय का नेतृत्व वासवन्ना ने किया है। ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इस समुदाय में मृत्यु के उपरांत शव को दफनाया जाता था। तो इसमें जो सी वाला है ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सत्य नहीं है। आठवां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व करने वाली अवध की महारानी का नाम क्या था? तो यहाँ पे लखनऊ सेंटेंस लिखा है, 1857 की क्रांति है, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका बेगम हजरत महल यानी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 9वां नंबर, कह रहा है कि संथालों का विद्रोह का कारण क्या था? तो संथाल जो थे जनजाति के लोग हैं, इन्होंने विद्रोह क्यों किया था? संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती करना शुरू किया था, सरकार उस पर भारी कर लगा रही थी। ये बात सत्य है। अगला यहाँ पे है साहूकार ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे। ये भी बात सत्य है। उर्वर जमीन पे जो है उनके लिए दुर्लभ हो गई थी क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन गई थी। ये भी बात सत्य नहीं, उपरोक्त इसमें सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहायक संधि से संबंधित जो है सत्य नहीं है? तो यहाँ पे पहला है सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार की गई थी। ये सत्य नहीं है, ये लॉर्ड बेलेंजली के शासन काल में जो है शुरू हुई थी। तो ये आपका पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब ये इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया गया है, इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है, इसमें पहला नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तीनों में से कोई एक है। ठीक है, आइए अगला पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा भी। अगला है यहाँ पे सहायक संधि स्वीकार करने वाले शासक को अपनी रियासत में अंग्रेजी टुकड़े तैनात हेतु अनुमति देनी होती थी। ये बात सत्य है। ठीक है, ये बात सत्य है, लेकिन यहाँ सत्य नहीं ये पूछा गया है। अगला यहाँ पे है कि ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी को रख रखाव की व्यवस्था भी करनी होती थी। ये भी बात सत्य है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है। अगला है सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक विदेशी नीति अन्य शासकों से संधि करने का स्वतंत्र था। ये बात यहाँ पे सत्य नहीं है। इसका मतलब पहला और चौथा, तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दोनों आपका हट जाएगा। ठीक है, डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट थोड़ा सा दिखाई देगा, नहीं समझ में आएगा तो कुछ न कुछ आप टिक करके चले आना, छोड़कर मत आना। ठीक है, अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की।
दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न, 2 अंक आपको मिलेंगे। लगभग 30 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। 30 शब्दों का मतलब होता है कम से कम 3 लाइन में, यानी एक लाइन में अगर 10 शब्द लिख रहे हैं तो 10 यानी 30, यानी 3 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 से 4 लाइन, मैक्सिमम 5-6 लाइन में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि 3 ही लाइन में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी है तो किन्हीं 2 साहित्य स्रोतों का नाम लिखिए। यहाँ पे 1+1 2 नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के 2 अंतर लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सगुण और निगुण भक्ति की परंपरा के 2 अंतर बताइए। खुद कास्त पाही कास्त किसान किसे कहते हैं। सूर्यास्त विधि क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है उत्तर, बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में लिखेंगे। मौर्य साम्राज्य की जानकारी है तो 2 साहित्य स्रोतों के नाम बताइए। तो पहला अर्थशास्त्र है, दूसरा यहाँ पे जो है आपका इंडिका है, ठीक है। पहला अर्थशास्त्र है पहला वाला, और दूसरा यहाँ पे आपका इंडिका है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इंडिका। अब यहाँ पे दोनों को लेखक जो हैं, जैसे अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है इंडिका जो है, ये मेगास्थनीज ने लिखा है। अब आपको बता दें, यहाँ से क्वेश्चन घुमा के बहुविकल्पी में आपसे पूछ लेगा कि जो है चाणक्य ने किस ग्रंथ को लिखा या किस पुस्तक को लिखा है, तो जवाब होगा अर्थशास्त्र को। फिर या पूछ सकता है कि मेगास्थनीज ने क्या लिखा है, इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा भी पूछ सकता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। मौर्य समाज की जानकारी में इन्हीं दोनों स्रोतों से मिलती है, ठीक है। ये हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत में 2 अंतर बताइए। इन्हें जैन धर्म के लोग क्या मानते थे और बौद्ध धर्म के लोग क्या मानते थे, सिद्धांत क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है, एक लाइन यहाँ लिखेंगे, एक लाइन यहाँ लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है, यानी मानता है कि आत्मा है। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, आत्मा होता है। जबकि बौद्ध धर्म मानते हैं कि आत्मा को नहीं मानता। सिंपल पॉइंट, अगर ये मान रहा है तो ये नहीं मान रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे जैन धर्म तपस्या पर बल देता है, यानी जैन धर्म लोग कहते हैं कि हमें तपस्या करना चाहिए। बौद्ध धर्म कहता है कि हमें मध्यम मार्ग पर बल देना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि हमें तपस्या भी करना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कि हम पूरा दुबले पतले हो जाएं, अपने आप को उसी में बर्बाद कर दें, ऐसा भी नहीं करना है। हमें मध्यम मार्ग जो है, जो मध्यम मार्ग है उसे अपनाना है। थोड़ा तपस्या भी कर लेनी है, थोड़ा मौज मस्ती भी कर लेना है, ठीक है। थोड़ा पढ़ भी लेना है, थोड़ा घूम भी लेना है। तो दोनों प्रकार से जब काम रहेगा तो कुछ ना कुछ आपका काम रहेगा, ठीक है, ओके बना रहेगा। चलिए आगे यहाँ बात करते हैं। लिखा है सगुण और निर्गुण भक्ति की परंपरा में 2 अंतर। तो 1 नंबर इसके लिए, 1 नंबर इसके लिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सगुण भक्ति, सगुण भक्ति में क्या है, भगवान के रूप को और गुणों को माना गया है। यहाँ पे लिखा है सगुण। सगुण का मतलब होता है भाई इसमें अच्छी चीजें मानी गई हैं, भगवान का रूप माना गया है, उनके गुण आकार को माना गया है। ये सगुण भक्ति के लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान दुनिया में थे, उनका कोई आकार रूप था, ये मानते हैं। निर्गुण का मतलब इसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण का मतलब कोई गुण नहीं है, यानी इसमें भगवान क्या है, निराकार है। निराकार का मतलब कोई इसमें आकार भगवान का नहीं है। जो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा का मतलब इसमें ये लोग मानते हैं कि भगवान को कोई मूर्ति नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों लिख सकते हैं सिंपल शब्दों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खुद कास्त और पाही कास्त किसान किसे कहते हैं। तो खुद कास्त, देखिए खुद मतलब क्या होता है कि अपनी खुद की जमीन हो और उस पर खेती करना। तो जो अपनी स्वयं की जमीन को जोतता है, बोता है, वो खुद कास्त कहलाता है। और पाही मतलब दूसरे जमीन पे खेती करता है, तो दूसरे की भूमि पर खेती करना पाही कास्त, और खुद कास्त मतलब जो है अपने जमीन पे खेती करना, सिंपल, ठीक है। मुगल काल में ऐसा होता था, ठीक है। आगे यहाँ पे सूर्यास्त विधि क्या है, तो सूर्यास्त विधि, सूर्य अस्त लिखा है, यानी सूर्य जब उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। तो 2 पॉइंट है, सूर्य यहाँ पे अस्त होना मतलब कि सूर्य डूब रहा है, अब जो है रात होने वाली है। तो इसमें क्या नियम था, क्या विधि था, वो बताना है आपको। इसमें लिखा है सूर्यास्त जो विधि है ये मुगल प्रशासन की नीति थी, नीति मतलब नियम था, ठीक है। इसके अनुसार सूर्य से पहले राजस्व जमा नहीं होता था, तो उस दिन की आमदनी नहीं गिना जाता था, और जो जमींदारी प्रथा थी उसको भी हटा दी जाती थी, ऐसा इसमें नियम था। यानी आपको सूर्यास्त होने से पहले अपना जो राजस्व जो कर है उसको जमा कर देना था, यही इसमें कहा गया, ठीक है। इसके बाद
दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न की, जिसका उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। 5 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। अब कैसे लिखना है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अभिलेख शास्त्रियों में होने वाले किन्हीं 5 समस्याओं की सूची जो है आपको बनाना है। ठीक है, अभिलेख जो शास्त्रीय हैं उनमें होने वाली कोई 5 समस्या आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप के संरक्षण में बंगाल की बेगमों की क्या भूमिका थी। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसरिया बासरिया सूफी परंपरा के बीच समानता और भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। अब आपको मान लेते हैं जो आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े हैं ये नहीं आता है, या फिर जो आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे। यहाँ पे छोटा सा सेंटेंस है कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास का पेपर दे रहे हैं, तो इतिहास की बातें ही आपको लिखनी है। नहीं आ रहा है, कुछ न कुछ सेंटेंस बना के आपको लिखना है। जैसे कैसे लिख सकते हैं उसको भी थोड़ा साथ साथ में देखते रहेंगे। पहले यहाँ पे क्वेश्चन पर आते, एक बार क्वेश्चन पढ़ते फिर आपको बताएं कि नहीं आएगा तो कैसे आप बनाकर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा अभिलेख शास्त्रियों में होने वाली 5 समस्या बताइए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है, 5 समस्या लिखा गया है, 5 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो पहला पॉइंट है शिलालेखों का अधिकांश भाग खंडित अपूर्ण था। तो ये पहला पॉइंट है। अभिलेख यहाँ पे लिखा गया है। अभिलेख का मतलब होता है कि जिस पे कोई चीज़ लिखा जाता है उससे अभिलेख कहते हैं। तो वहाँ पे पहले तो कागज होता नहीं था, किसी पत्थर पे कहीं पे लिखा जाता था, तो अभिलेख ऐसा होता था। तो मान लो अभिलेख जो है, मान लो पत्थर पे लिख दिए, ठीक है, पत्थर पे लिख दिए और पत्थर टूट गया, तो पत्थर जब टूट जाएगा तो पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा, वो खंडित हो जाएगा। तो यहाँ पे समस्या होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, एक मैंने पिक्चर में देखा था कि जो है एक जो है हीरो था, वो नंबर लिखता है। ठीक है, नंबर लिखता है, नंबर लिखने के बाद जो है वो जहाँ पे लिखता है वो तबेला होता है, गाय भैंस का तबेला होता है, वहाँ पे नंबर लिखता है, मोबाइल नंबर लिखता है, और गाय उस पर गोबर कर देती है, तो पूरा का पूरा नंबर जो है बर्बाद हो जाता है, नंबर नहीं मिलता उसे। तो इस प्रकार से वो खंडित हो गया, अपूर्ण हो गया। तो ऐसे ही आप यहाँ पे अब इतना समझ गए ना, तो यहाँ पे सेंटेंस अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप यहाँ पे लिखेंगे अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली समस्या। पहला पॉइंट कि जो अभिलेख मिले हैं वो या तो खंडित हो गए हैं, या तो अपूर्ण हो गए हैं, या तो टूट गए हैं, या तो मिले ही नहीं, खत्म हो गए हैं, जिससे हमें जानकारी नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे समस्या हो जाएगी। अपने सेंटेंस में बना के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। भाषा और लिपि जो है प्राचीन होने के कारण पढ़ना कठिन होता है। जो जैसे यहाँ पे कोई सेंटेंस मान लो, यहाँ पे कोई उर्दू भाषा में लिख दिया जाए, यहाँ पे सेंटेंस मान लो, ठीक है, तो आप जरा इसको एक बार पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, ये उर्दू भाषा मान लो, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, तो आप इसे पढ़िए। अब आपको सोचने में समझने में दिक्कत हुई, भाई लिखा क्या गया है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो ऐसे ही उस टाइम पे इतिहास में लिखी जाती, तो जो पढ़ा नहीं जा सका है या तो पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे ही यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये समस्या हो जाएगी कि जो उस टाइम पे प्राचीन में जो लिपि लिखी जाती थी या जो भाषा लिखी जाती थी वो पढ़ने में नहीं आया, पढ़ने में कठिन है, तो ये समस्या हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। आगे यहाँ पे है कि समय के साथ साथ अक्षर घिस जाने से अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं। मान लो आपको जो है स्पष्ट दिखाई नहीं, धुंधला दिखाई दे। जब धुंधला दिखाई देगा तो सही से अच्छे से आपको क्लियर नहीं हो पाए कि भाई क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे समस्या हुई कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे जो अभिलेख पढ़ने वाले शास्त्री थे उनको ऐसी समस्याओं का समाधान करना, मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आप ऐसे अपने सेंटेंस में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे कई बार लेखों में अतिशयोक्ति या पक्षपात पाया जाता था। अतिशयोक्ति का मतलब होता है या पक्षपात का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी के पक्ष में लिखा गया हो और उसी के बारे में सही तरीके से लिखा गया। जैसे राजा है, राजा के बारे में सही तरीके से लिख दिया कि भाई राजा ने अच्छा काम किया था, भले से राजा घटिया काम किया हो, लेकिन वहां पे राजा के बारे में अच्छा लिखा गया, यानी पक्षपात किया गया है। तो ऐसा भी समस्या है। ठीक है, आगे यहाँ पे है लेखों की तिथि, शासक का नाम पहचानना कठिन होता था। तो यहाँ पे ये सारी समस्याएं हैं दोस्तों, अपने शब्दों में आप समझ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप इसे याद ही करें, बस एक बार आप हिंट समझिए, क्वेश्चन समझिए कि क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो कैसे आप उत्तर देंगे, ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे कह रहा कि इसके संरक्षण में बंगाल के जो बेगम थे उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी। जैसे मान लो ताजमहल है,
ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ताजमहल के संरक्षण में सरकार का क्या योगदान है, सरकार कैसे उसका मदद करती है, ताजमहल का संरक्षण करती है, कैसे कैसे देखरेख करती है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, कुछ न कुछ बता सकते हैं। ऐसे ही जो सांची का स्तूप है वो बंगाल के जो बेगम थे वो कैसे उसका संरक्षण करते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं कैसे संरक्षण करते थे। इसमें लिखेंगे सांची का स्तूप संरक्षण 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश काल में जब यह जो है स्मारक जीर्ण शीर्ण हो रहा था, जीर्ण शीर्ण का मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तब बंगाल के बेगम शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने इसके संरक्षण में आर्थिक सहायता दी थी। ठीक है, इन्होंने स्तूप की मरम्मत करवाई, सुरक्षा दीवार बनवाया, बगीचे बनवाए और ये सब बनवाने के बाद जो इसे ऐतिहासिक धरोहर में संरक्षित किया गया। अब मान लो क्वेश्चन आ गया पेपर में और आपको नहीं आ रहा है, तो अपने सेंटेंस में आप लिखेंगे इसमें कि सांची का स्तूप जो है बंगाल के, यहाँ से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन से ही आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं कि सांची का जो स्तूप था, सांची के स्तूप में बंगाल के बेगमों ने बहुत जो है योगदान दिया और उसके जो भी कमियां थी उसको दूर किया, जो भी टूटा फूटा था दीवार वगैरह उसको सही करवाया। ऐसे अपने सेंटेंस में बनाते बनाते लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लिख कर ये दोस्तों आप छोड़ कर मत आइए, कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेसरिया बासरिया सूफी परंपरा में समानता और भिन्नता बताना है। भाई बेसरिया बासरिया क्या है ये, आइए देखते हैं। पहले समानता की बात कर लेते हैं। दोनों में, दोनों ईश्वर की एकता, प्रेम, करुणा और मानव सेवा पर बल देते थे। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि बेसरिया और बासरिया के समुदाय के लोग हैं जो ईश्वर की जो है एकता में, प्रेम में, करुणा और मानव सेवा में बल देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ। बासरिया मतलब सूफी शरीयत यानी इस्लामी नियमों का पालन करते थे। ठीक है, और बेसरिया जो थे वो सूफी नियमों से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति के सर्वोच्च मानते थे। तो यहाँ पे जो बा है, बासरिया, ये इस्लाम के नियम को पालन करते थे और बेसरिया ईश्वर की भक्ति को करते थे। बस इतना लिखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पेपर में आ सकता है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन पूछा कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूर्ति कैसे की जाती थी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपको नहीं आ रहा है तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। सेंटेंस लिखा है जल आवश्यकताओं, यानी विजयनगर साम्राज्य जो था उसमें जल कैसे, कहां से आता था, किस प्रकार से पूर्ति की जाती थी, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे विजयनगर में वर्षा कम होने के कारण जल प्रबंधन जो है विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें बड़े बड़े बांध बनाए गए, तालाब बनाए गए, नहरें बनाई गई। ठीक है, तुंगभद्रा नदी से पानी लाने के लिए पत्थर की नहरें भी बनाए गए। तो यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से जल की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है। अगला है कृषि, नगर जीवन, मंदिरों की आवश्यकताओं की जलाशय के लिए जो है इनका उपयोग होता था। ठीक है, राज्यों में जल संरचना जो है रख रखाव की जिम्मेदारी भी तय की गई थी कि कौन इसका जो है संरक्षण करेगा, कौन देखरेख करेगा। इस प्रकार से सेंटेंस अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन अगला है कि जमींदारों द्वारा अपनी जमींदारी पर नियंत्रण कैसे होता था। तो यहाँ पे जमींदारी प्रथा के बारे में आपको लिखना है। जमींदार अपने क्षेत्र में भूमि का स्वामी होता था, उसका कर संग्राहक होता था, यानी जमींदार जो था वो कर वसूलने का काम करता था। आगे इसमें ले सकते हैं कि वह किसानों से लगान वसूल कर सरकार को देता था, सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, आगे है स्थानीय शासन, पुलिस, न्याय पर भी जो है उसका प्रभाव होता था, यानी जो जमींदार होता था वो शासन, पुलिस और न्याय पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता था। अगला है वह अपने अनुयायी यानी जो फॉलोअर्स होते थे सशस्त्र बलों के माध्यम से नियंत्रण भी बनाए रखता था। ठीक है, यानी इसका मतलब जमींदार पावरफुल था उस टाइम पे। आगे है किसानों को अपनी भूमि से जोड़े रखने के लिए जो है सामाजिक दबाव जो है परंपराओं को सहारा भी लेता था, यानी कहने का मतलब ये है कि किसानों से जबरदस्ती खेती भी करवाए जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि इस्तमरारी बंदोबस्त का जमींदारी पर प्रभाव कैसे पड़ा। इस्तमरारी का मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है ये जमींदारी प्रथा ही है। ठीक है, अब आपको एक चीज और बता दें, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले
कि इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जमींदारी प्रथा क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों का मतलब ही एक ही होता है, तीनों एक ही है, कंफ्यूजन मत होना। आपसे क्वेश्चन पलट के घुमा के पूछ लेगा अस्थाई बंदोबस्त क्या है, जमींदारी प्रथा क्या है, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है, तीनों एक ही है, ठीक है, अलग नहीं है। आगे इसमें आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले इस्तमरारी बंदोबस्त यानी जमींदारी प्रथा या फिर कहें कि जो है अस्थाई बंदोबस्त, ये 1793 ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त जो है लागू किया गया, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें जमींदारों की भूमि अस्थाई स्वामित्व मिला और जो है जो कर थे वो तय होकर अस्थाई कर दिया गया था। जमींदारों ने किसानों पर अधिक लगान शुरू कर दिया था। कई जमींदार कर न देने के कारण अपनी जमींदारी खो बैठे और इससे किसान की स्थिति खराब हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा नंबर यहाँ से मिलता है, तो अच्छे तरीके से आपको लिखना है कॉपी में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 200 से लेकर 250 शब्दों में पेज में आपको जो है, पेज नहीं शब्दों में लिखना है आपको, ठीक है। कम से कम 2 से लेकर 3 पेज में आपको आंसर कंप्लीट करना है, लॉन्ग वाला, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जैसे कि पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नता के पता किस प्रकार लगाते थे, वे कौन सी भिन्नताओं पर जोर देते थे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी इसका मतलब भी आपको समझा देंगे, कैसे हल करना वो भी आपको बता देंगे। एक बार क्वेश्चन पहले देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप का निर्माण किस प्रकार किया जाता था, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किताब उल हिंद किसने लिखा है, ये किस भाषा में है, इस ग्रंथ के लेखक भारत का वर्णन किस प्रकार किया है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना होगा। जैसे 22 नंबर है तो 22 में से एक करना होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 23 नंबर है तो 23 में से एक करना होगा, फिर 24 में से एक करना होगा, ठीक है। अब एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद का मतलब होता है कि जो इतिहास में खोजकर्ता होते हैं उन्हीं को पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। आप इतिहासकार भी मान सकते हैं। हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नता कैसे पता लगाते हैं, यानी हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक कैसे भिन्न था, किस प्रकार से अलग अलग थे, उसके बारे में आपको बताना है। एक कहानी की तरह आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखेंगे पुरातत्वविद, इसकी जगह इतिहासकार भी लिख सकते हैं कि पुरातत्वविद या इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को अध्ययन मुख्यतः खुदाई से प्राप्त जो वस्तु प्राप्त हुई उससे करते थे, मकानों और दफनाने की विधि से पता लगाते थे कि किस प्रकार अंतर है, ठीक है। आगे इसमें और लिख सकते हैं आप कहानी की तरह और लिखेंगे। इसमें लिखा है कि उन्होंने पाया कि कुछ मकान बड़े हैं, ठीक है, पक्के ईंटों से बने हैं, कई कमरे वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से कहानी की तरह लिखते चले आइए। वे अमीर वर्ग के लोग थे, ये मानते हैं कि वो अमीर वर्ग के लोग थे, ठीक है। वहीं कुछ छोटे भी लोग थे जो साधारण मकान में रहते थे, जो गरीब वर्ग में दर्शाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब खुदाई हुई तो खुदाई में वहाँ पे कुछ घर मिला, ठीक है, कुछ घर मिला, तो कुछ ऐसे घर मिले जो पक्के थे। तो पक्का मकान जो है ये दिखाता है कि वहाँ पे लोग जो है अमीर लोग थे, और जो गरीब घर था मतलब गरीब मकान मिले हैं वहाँ ये पता चलता कि वहाँ गरीब लोग रहते थे। तो इस प्रकार से सामाजिक दशा आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें देखिए, आगे लिख सकते हैं गहनों और मूर्तियों और मोतियों और मिट्टियों के बर्तन, धातु की वस्तु आर्थिक स्थिति से पता चलता है कि ये सब जो मिले हैं इससे पता चलता है कि वो लोग व्यापार वगैरह बढ़िया करते थे, अच्छा खासा जो है इनके बारे में जानकारी रखते थे, ठीक है। आगे इसमें ले सकते हैं कि कुछ कब्रों में सोना चांदी कीमतें वस्तुएं मिली हैं, जबकि कुछ कब्रें खाली थीं, वे सामाजिक भेदभाव को बताते हैं, ठीक है। आगे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें और लिखेंगे। कला कौशल से भी ये भिन्नता देखी गई, जैसे मोतियाँ मोहरे मिली, धातु मिला, इसके निर्माण काम करने वाले जो है लोग विशिष्ट वर्ग में होते थे। तो ये पता चलता है कि इन साक्ष्यों से कि कैसे लोग सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति रही होगी, ठीक है। आगे इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रकार भवनों को निर्माण, वस्त्र आभूषण, कब्र, औजार आदि से स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई समाज धनी, मध्य वर्गीय और श्रमिक वर्ग जैसे आर्थिक सामाजिक समानताएं विद्यमान
थी। तो कहानी की तरह आप लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आज की जो स्थिति है उसी हिसाब से सोच के लिखिए कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग मिडिल में हैं, कुछ लोग गरीब हैं। तो इस प्रकार से जो समाज है आज की डेट में, वही समाज जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस बना के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन दिखाई देगा, दोनों में से कोई एक करना है। इसका भी उत्तर देख लेते हैं। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। तो यहाँ 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। सबसे पहले क्यों बनाए जाते थे 5 नंबर, उसका निर्माण किस प्रकार किया जाता था 5 नंबर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या होता था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे उद्देश्य या फिर स्तूप क्या है, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ी धार्मिक स्मृतियां होती थी, इन्हें चिन्ह होता था। इन्हें बुद्ध और उनके शिष्यों, महान व्यक्तियों की अस्थियां, वस्तुओं और स्मृतियों की पूजा के लिए बनाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से एक छोटा सा आप यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हैं। इस प्रकार से जो है स्तूप होते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे गुंबद की तरह होता है ऊपर, और यहाँ पे कुछ द्वार वगैरह बने होते हैं। ठीक है, ऐसे बना देंगे और इसको यहाँ पे ले देंगे स्तूप है। ठीक है, बस ऐसे स्तूप हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। थोड़ा डायग्राम बना देंगे। ठीक है, आगे इसमें है लिख सकते हैं कि स्तूप तीर्थ स्थल के रूप में माने जाते थे, जहाँ लोग ध्यान और पूजा करने जाते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र भी माना जाता है स्तूप। निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो उसमें किस प्रकार से उसका निर्माण किया गया है, तो यहाँ पे निर्माण प्रक्रिया में आप यहाँ पे एक संरचना बना सकते हैं, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप यहाँ पे स्तूप इस प्रकार से बना दीजिए। ठीक है, ऐसे बना के और यहाँ पे लिख दीजिए कि स्तूप है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस करके इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्तूप के केंद्र में बुद्ध की अस्थियां और अवशेष रखे जाते थे। फिर उसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद यानी अंडाकार ढांचा बनाया जाता था। इस प्रकार से ढांचा जो है गोलाकार बनाया जाता था। ठीक है, जिसे अंड कहा जाता था। तो आप नाम भी ले सकते हैं, उसे अंड कहा जाता है। आगे है उसके चारों ओर परिक्रमा पथ, यानी जो है ऐसा बनाया जाता था जो चारों ओर घूम सके उसके, इस प्रकार से। ठीक है, आगे है स्तूप के ऊपर हर्मिका नामक छोटा सा चौकोर भाग होता था, जैसे स्तूप इस प्रकार से बनाया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे चौकोर भाग इस प्रकार से बनाया जाता था, चौकोर भाग यहाँ पे। ठीक है, ये उसे हर्मिका कहते थे। ठीक है, आगे उसके ऊपर छत्रक लगकर धार्मिक महत्व को जो है, यानी ध्वजा टाइप का इस प्रकार से जो है ध्वजा टाइप का होता था, जो उसके धर्म को महत्व को बताता था। ठीक है, आगे इसमें सांची का स्तूप है, जैसे अमरावती का स्तूप है, वाराणसी का सारनाथ का स्तूप है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किताब उल हिंद किसने लिखा है, यह किस भाषा में है, इसके ग्रंथ के लेखक ने भारत का निर्माण जो भारत का वर्णन किस प्रकार किया है। तो यहाँ पे देखिए नंबर कैसे डिवाइड है, 1 + 1 + 8 = 10 आपको ऐसे नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले किताब उल हिंद जो है ये अल-बरूनी ने लिखा है। किसने, अल-बरूनी ने लिखा है। तो 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा पहला। दूसरा पॉइंट देखिए, अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वह एक महान विद्वान और वैज्ञानिक था। उसने भारत में समाज, धर्म, राजनीतिक और रीति रिवाजें, दर्शन, विज्ञान का गहन अध्ययन किया है। तो इसमें कहानियां हैं, बस कहानी की तरह को प्रेजेंट करना है। उसने संस्कृत सीखी और भारतीय ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, गणित, शास्त्र आदि का अध्ययन किया। ठीक है, कहानी की तरह बस आपको लिख देना है। अपने ग्रंथ में उसने हिंदू समाज की जाति व्यवस्था, शिक्षा पद्धति, धार्मिक विचार को निष्पक्ष वर्णन किया है। उसने बताया कि भारत में ब्राह्मण वर्ग ज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और समाज अनेक जातियों में बटा हुआ है। आगे से ले सकते हैं कि किताब उल हिंद भारत की संस्कृति, सामाजिक स्थिति और समझने का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। अथवा करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कबीर और गुरु नानक के उपदेशों का वर्णन करना है। तो 5 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। पहले यहाँ पे कबीर के उपदेश आप यहाँ पे ले सकते हैं। कबीर के बारे में आप जानते होंगे, तो कबीर के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कबीर एक निर्गुण भक्ति के संत थे। ठीक है, जिन्होंने ईश्वर का निराकार माना है, यानी ईश्वर का जो है कोई आकार नहीं माना है। ये कबीरदास का आपका उपदेश हो जाएगा। अगला पॉइंट इसमें है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को संदेश दिया है और कहा है कि सच्चा धर्म प्रेम, सत्य और सेवा है। ठीक है, जो हमारा धर्म है सच्चा, वो प्रेम, सत्य और सेवा है। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांड, जात पात, पाखंड का विरोध किया है और उनके अनुसार ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि सच्चे दिल में बसता है। क्या सेंटेंस कहा है इन्होंने, देखिए कितनी बढ़िया सेंटेंस। ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि सच्चे दिल में बसता है।
उन्होंने कहा है कि दया का घर दिल में बनाओ, वही सच्चा तीर्थ होता है। ठीक है, आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो दिल है वही सच्चा घर है। ठीक है, माता पिता का जो सेवा है वही सच्चा सेवा है। आगे इसमें गुरु नानक का जो उपदेश है आप इसमें लिखेंगे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने एक निराकार ईश्वर, ये भी जो है भक्ति को उपदेश देते थे। ये भी मानते थे कि ईश्वर का जो है कोई आकार नहीं है। इन्होंने भी कहा है कि सभी मनुष्य समान हैं और जाति धर्म लिंग में कोई भेदभाव नहीं है। लगभग सेम विचारधारा है। उन्होंने मेहनत, ईमानदारी और दूसरों से बांटकर खाने, यानी जो है किरत करो, इस सब पे जो है नाम जपो, इसका जो है इन्होंने जो है उपदेश दिया है। ठीक है, अगला उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य समाज में समानता और भाईचारे की स्थापना है। तो अगर दोनों को उपदेश पढ़ेंगे तो लगभग सेम उपदेश है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था का किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का समीक्षा कीजिए। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था क्या है? यहाँ पे जो किसानों को कर देना था वही आपकी रैयत बाड़ी व्यवस्था है। इसमें आप लिखेंगे रैयत बाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश शासन ने 1820 में इसके आसपास जो है मद्रास, यानी जो है प्रेजेंट टाइम में चेन्नई है, मद्रास का प्रेजेंट टाइम में नाम चेन्नई है, और बम्बई का नाम प्रेजेंट टाइम में मुंबई है, यहाँ पर लागू किया गया था। इसमें सरकार सीधे किसानों से रैयत यानी जो कर जो है वो वसूल करती थी, भूमि राजस्व वसूल करती थी। ठीक है, अब इसका क्या क्या प्रभाव है तो आप यहाँ पे प्रभाव के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे किसानों को भूमि का स्वामित्व मिला परंतु कर की दरें बहुत ऊंची थी। दूसरा पॉइंट, फसल खराब होने पर भी उन्हें कर देना पड़ता था। कर ना देने पर किसानों की भूमि छीन ली जाती थी। कितनी घटिया प्रथा थी देख सकते हैं। किसानों को साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था और जो है कि जिससे कर्ज में डूब गए। ठीक है, आगे यहाँ पे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ा और गरीबी भी देखने को मिली, गरीबी बढ़ी। आगे इसमें 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि इस प्रकार रैयत बाड़ी व्यवस्था किसानों के लिए लाभदायक नहीं रहा और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और ब्रिटिश जो है के द्वारा शोषण किया गया। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें ऐतिहासिक तिथियां रहेगा। 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे तिथि दिया गया है तो आप यहाँ पे अपने कॉपी में लिखेंगे तिथि, यहाँ पे लिखेंगे तिथि और इसके सामने लिखेंगे यहाँ पे घटना। ठीक है, यहाँ पे घटना लिखेंगे और फिर इसके बाद तिथि में जैसे मान लो 78 में क्या हुआ था तो 78 ईस्वी लिखेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे घटना लिखेंगे। घटना में जैसे यहाँ पे कनिष्क का राज्यारोहण हुआ तो आप यहाँ लिखेंगे कनिष्क का राज्यारोहण, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, आइए इसका उत्तर देखते हैं किस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे पहला है 78 में क्या हुआ था, 7-8 में क्या हुआ था, तो 7-8 में शक संवत की शुरुआत हुई थी। या तो आप ये लिख सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं सीधा सीधा कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट है 712, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 185 में क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। एक लाइन का आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या हुई थी और इसके बाद जो है वहाँ पे शुंग वंश की स्थापना हुई थी। दोनों में से कोई आप एक लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है पॉइंट 1206 में। 1206 में क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी। तो आप यहाँ पे इसको ट्रिक्स याद कर सकते हैं। इसको याद करिए बरछक्का। ठीक है, इसको याद करिए बरछक्का। तो यहाँ पे देखिए 1206 ने 1206 बरछक्का याद रखिए। बरछक्का किसका हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट लगा के आप याद कर सकते हैं धीरे धीरे। आगे देखिए 1347 है भाई, 1347, इसको ऐसे याद करिए 1347 में क्या होता, बह गए थे। क्या होते, बह गए थे। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1347 में क्या होते, बह गए थे, यानी बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे है जो है 1510 में क्या हुआ था, तो गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। कब, 1510 में गोवा जो राज्य है भारत का उस पर अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है आपका 1739 में क्या हुआ था, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, नादिर शाह ने क्या था, भारत पर आक्रमण किया था। फिर इसके बाद आता है पानीपत का तीसरा जो 1761, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सभी को पता होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था इसमें। ठीक है, आगे इसमें अगला इसके बाद मानचित्र वाला क्वेश्चन आएगा। मानचित्र में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे वह स्थान
स्थान जहां गांधी जी ने जो है दांडी जो है यात्रा प्रारंभ की थी, जहां से, तो कहां से प्रारंभ की दांडी यात्रा? दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से की थी इन्होंने, साबरमती आश्रम से। तो साबरमती आश्रम कहां पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ता है। तो आपको मानचित्र में भरना होगा, इसका उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, साबरमती आश्रम। तो यहाँ पे मानचित्र आपको सादा मानचित्र ऐसे मिलेगा, एक ऐसा मानचित्र मिलेगा। तो देखिए ये गुजरात है, ठीक है, गुजरात के यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे भर दीजिए ऐसे साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट डाल दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको मानचित्र यहाँ पे फिल करना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में। अब अमृतसर पंजाब पड़ता कहां पे? तो देखिए ये जो घुमावदार टर्निंग पॉइंट है, यही आप ध्यान रखेंगे, ये लैंडमार्क है, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे यहीं पे आप लिख दीजिए अमृतसर पंजाब में, ठीक है, अमृतसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो दूसरा आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहाँ 1857 में जो है कमान जमींदार कुंवर सिंह ने जो है संभाली थी, तो ये जगदीशपुर पड़ता है बिहार में। तो आप सीधा सीधा बिहार भर दीजिए यहाँ पे। तो बिहार देखिए कहाँ पे है, ये जो गड्ढा वाला भाग है ये नेपाल है, ठीक है, नेपाल देश है। नेपाल का जो आधा हिस्सा यूपी का है, आधा हिस्सा यहाँ पे बिहार का है। तो आप यहाँ पे इस पे गोला करिए और यहाँ पे लिख दीजिए बिहार, ठीक है, बिहार ले देंगे तभी आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला इसके बाद जो है क्वेश्चन चौथा देखिए, वह स्थान जहां गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ वाराणसी में प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने। तो सारनाथ वाराणसी पड़ता कहां पे है? तो यूपी ये है, यूपी में भरना है आपको। तो यहाँ पे जो है लगभग यहाँ पे एमपी के बॉर्डर पे भरना है, तो आप यहाँ पे भर देंगे लगभग एमपी के साइड में है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाराणसी, ठीक है, वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी में सारनाथ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देंगे, बात ध्यान रखेंगे। अगला है वह स्थान जहाँ 1857 में जो है सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। देखिए सारा जो नाम है लगभग वो ये यूपी बिहार से ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो टर्निंग पॉइंट है इसको ध्यान रखेंगे आप। इसी के जस्ट सामने यहाँ पे दिल्ली है और दिल्ली के जस्ट नीचे यहाँ पे मेरठ है, तो आप यहाँ पे मेरठ इस प्रकार से भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 आप यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे दोस्तों मानचित्र भरना है, पूरे पेपर ऐसे ही सॉल्व करना है। मान लेते हैं आपको नहीं आएगा तो पेपर में, तो 5 नाम आप अलग अलग भर देना, ठीक है, छोड़कर मत आना। और अगर मान लेते हैं आपको डेट भी नहीं आ रहा है, तो 10 डेट आप कोई न कोई आप याद करके अच्छे से उसे लिख दीजिए कॉपी में। कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, डेट को छोड़कर मत आना दोस्तों, ठीक है। सारे क्वेश्चन बना के लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो पूरे क्वेश्चन अच्छे से करके आइए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।